नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आतंकवाद पीड़ितों की मदद के लिए मोदी सरकार की नई पहल, ऐसे मिलेगा एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पूल के तहत आतंकवादी हमलों के पीड़ितों से आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स करने के लिए हैं। राज्य सरकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के आवंटन के बारे में बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह योजना केंद्र पूल की ओर से आतंकी हमलों का शिकार हुए पति पत्नी और बच्चों के लिए है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नीट परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही अनिवार्य शिक्षा योग्यता भी आवश्यक है और इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता या माता पिता में से कोई एक या परिवार का कोई सदस्य आतंकवादी हमले में मारा गया या क्रॉस फायरिंग का शिकार हुआ हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल पर संसद की मुहर, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी को मिला भाषा का दर्जा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा ने जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को बुधवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक पर मुहर लगाई थी। इस विधेयक के जरिए हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले तक सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जो भाषा वे बोलते हैं उन्हें भी आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अब तक का तीसरा सबसे छोटा सत्र। जी हां दोस्तों, राज्यसभा का 252वां सत्र सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। कृषि बिलों पर हुए टकराव के बाद विपक्ष ने संसद की कार्यवाही बाधित कर दी थी और ऊपर से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में सदन की कार्यवाही तय समय 1 अक्टूबर से पहले ही स्थगित करनी पड़ी। इस सत्र में कुल 18 बैठकें होनी थी, लेकिन सिर्फ 10 बैठक ही संभव हो पाई। इस महामारी में सत्र का आयोजन एक चुनौती थी, लेकिन सांसदों के बैठने के लिए 6 स्थान बनाए गए और परंपरा से हटते हुए शनिवार रविवार को भी सदन की बैठक बुलाई गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने नेपाल से लगते बॉर्डर पर किए 11 विवादित निर्माण, दोनों देशों में बड़ा तनाव। जी हां दोस्तों, भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन के साथ नेपाल का भी विवाद हो गया है। दरअसल चीन ने सीमाई इलाके में पड़ने वाले हुमला इलाके में 11 विवादित निर्माण कराए हैं। नेपाल इस इलाके को अपना बता रहा है। अब इन विवादित निर्माणों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस इलाके में कुछ साल पहले नेपाल ने एक सड़क का निर्माण करवाया था। उसी वक्त कुछ बॉर्डर पिलर ध्वस्त हो गए थे। अब चीन ने यहां विवादित निर्माण भी करवा दिया है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक इन इलाकों में पहले सिर्फ एक झोपड़ी थी। वहीं चीन पक्ष का कहना है कि यहां पर इमारतों का निर्माण कराया गया है, वो उसके कब्जे वाले क्षेत्र में पड़ता है। गुमला इलाके में बीते रविवार को यात्रा कर स्थिति का जायजा लेने वाले बिशु बहादुर तमांग का कहना है कि इस इलाके में चीन ने अवैध निर्माण कराए हैं। बिशु नागमा रूरल म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मक्का में उम्रा की मिली इजाजत, भारत समेत इन देशों के यात्रियों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने बुधवार को इस महामारी के मद्देनजर भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने वाली हवाई उड़ानों को निलंबित कर दिया है। देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार इन देशों की 14 दिन पहले की गई यात्रा करने वाले लोगों की देश में आने पर रोक लगा दी गई है। नागरिक उड्डयन विभाग ने उन लोगों को इस नियम से बाहर रखा है जिनके पास आधिकारिक सरकारी नियंत्रण है। देश की समाचार एजेंसी एसपीए ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इस महामारी की चिंताओं के कारण 7 महीने के अंतराल के बाद सऊदी अरब सरकार ने 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को देश के अंदर रहने की अनुमति दे दी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उम्रा मक्का और मदीना में की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा है। पिछले साल 19 लाख लोगों ने यह पवित्र यात्रा की थी। हालांकि इस साल इस वायरस के चलते सिर्फ 1000 लोगों ने यात्रा की है। सऊदी अरब ने मार्च में उम्रा पर रोक लगा दी थी। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरब एक साल में हज और उम्रा से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट, रिटेल सेक्टर को स्पेशल पैकेज दे सरकार। जी हां दोस्तों, कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि केट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रियल सेक्टर के लिए एक आर्थिक पैकेज की मांग की है। केट का कहना है कि इस महामारी और लॉकडाउन के कारण देश भर के व्यापारी भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किए जाने पर देश में करीब 1.75 करोड़ रुपए पर ताला लग जाएगा। केट ने कहा है कि बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव हो रहे हैं, लिहाजा कई सुधार करने की जरूरत है ताकि रिटेल बिजनेस चलता रहे, साथ ही व्यापारियों को सुविधाएं मिल सके, करदाताओं का दायरा बढ़े और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। केट अध्यक्ष बीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि देश भर में लगभग 7 करोड़ व्यापारी करीब 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ये व्यापारी करीब 60 लाख करोड़ रुपए सालाना का बिजनेस करते हैं। अगर रिटेल सेक्टर की अनदेखी होती रही तो इन सब पर संकट आ जाएगा। भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो रिटेल सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। केट ने निराशा जताते हुए कहा है कि इस महामारी से प्रभावित हर सेक्टर को सरकार ने वित्तीय पैकेज दिए, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ड्रग्स केस में दीपिका समेत 4 बड़ी एक्ट्रेस को समन, एनसीबी ने बुलाया पूछताछ के लिए। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी लगातार नए खुलासे कर रही है। इस मामले में बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा है। इन एक्ट्रेसेस को अगले 3 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी ने रकुल प्रीत सिंह, सिमोन और श्रुति मोदी को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद शुक्रवार को दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को शनिवार को बुलाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए पोस्ट ऑफिस की पैसा दोगुना करने वाली सबसे बेहतरीन स्कीम। जी हां दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपको पैसा दुगना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसका मैच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है, जिसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपए का होता है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। यह प्लान खास किसानों के लिए बनाया गया है ताकि वो लंबे समय के लिए अपने पैसे बचा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नहीं बनी बात, 70 साल बाद टाटा सन्स से अपना रिश्ता खत्म करेगी यह कंपनी। जी हां दोस्तों, शाहपुरजी पलोनजी समूह ने मंगलवार को कहा है कि टाटा सन्स से अलग होने और 70 साल पुराने संबंधों को समाप्त करने का समय आ गया है। एसपी समूह की टाटा सन्स में 18.37% हिस्सेदारी है और वह इसमें सबसे बड़ा अल्पांश हिस्सेदार है। टाटा सन्स समूचे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। शाहपुरजी पलोनजी समूह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि निरंतर कानूनी विवाद के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका को देखते हुए टाटा समूह से अलग होना जरूरी हो गया है। बयान के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि मामले में निष्पक्ष और समानता के आधार पर जल्दी समाधान पर पहुंचा जाए, जिसमें पूरी संपत्ति का मूल्य प्रतिबिंबित हो। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स ने अक्टूबर 2016 में बर्खास्त किए जाने के बाद से एसपी समूह और टाटा के बीच कानूनी जंग जारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी बिहार समेत देश के कई इलाकों में होगी तेज बारिश। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगातार मिजाज बदल रहा है। कहीं भारी बारिश का दौर है तो कहीं गर्मी से लोग बेहाल है। भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कुछ और स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में इन राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। मुंबई में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार 5 घंटे में बारिश से मुंबई का बुरा हाल हो गया है। अगले 24 घंटों के लिए मुंबई को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आने वाले 24 घंटों में मुंबई में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने कहा है कि समय के हिसाब से आगे का अलर्ट जारी करेंगे। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर भारत, खासकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बरसात होगी। उन्होंने कहा है कि इस साल पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 15% कम बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत देश के दूसरे भागों में हल्की से मध्यम की बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सितंबर में अब तक डीजल हुआ 2.28 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद आई रिकवरी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कमजोरी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी कटौती को रोक दिया है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई थी। वहीं डीजल की 15 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सितंबर महीने में 3 तारीख से डीजल रह रहकर सस्ता हो रहा है और आज तक इसमें 2.28 रुपए की कमी आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 71.28 रुपए प्रति लीटर रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन में बने टीके का पाकिस्तान में 10,000 लोगों पर होगा तीसरे चरण का ट्रायल। जी हां दोस्तों, चीन से निकले वायरस से निपटने के लिए टीके का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दुनिया की कई दवा कंपनियां जी जान से टीका तैयार करने में जुटी है। चीन की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी इसमें शामिल है। उसने जो टीका तैयार किया है उसके ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस ट्रायल में 7 देशों में 40,000 लोग हिस्सा लेंगे। इसमें 10,000 लोग पाकिस्तान से होंगे। कैंसिनो कंपनी के बनाए टीके को 85NCOV नाम दिया गया है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल शुरू करने की अनुमति पाकिस्तान सरकार ने अगस्त महीने में ही दे दी थी। अब पाकिस्तान के योजना मंत्री असद अमर ने ट्रायल शुरू होने की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE स्मार्टफोन की हुई ग्लोबल लॉन्चिंग। जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन। जी हां दोस्तों, सैमसंग की तरफ से फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S20 FE को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। फोन को गैलेक्सी अनपैक्ड फॉर एवरी फन इवेंट में पेश किया गया। इसकी शुरुआती कीमत $699 करीब 50,000 रुपए है। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन की प्री बुकिंग आज से शुरू हो गई है। फोन को samsung.com से प्री बुक किया जा सकेगा। यह फोन अगले 2 अक्टूबर से चुनिंदा मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को 2 मॉडल 4G और 5G के साथ लॉन्च किया गया है। इसके 5G मॉडल की कीमत $699 यानी कि करीब 51,400 रुपए है, जबकि फोन के 4G मॉडल की कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। फोन तीसरी स्टोरेज वेरिएंट 6GB प्लस 128GB प्लस 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB में आएगा। साथ ही 6 कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध रहेगा। फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। वहीं फोन को वायरलेस मोड से चार्ज कर पाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।